हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एनवायरमेंटल एंड एनवायरमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हम सब बचपन से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से जो पॉल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं, जैसे PM2.5 PM10 रेंज के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं एंड दैट पॉल्यूट्स आर एयर। जैसे कि दिल्ली में प्रॉब्लम होती है कि जैसे जब दिल्ली के टाइम पे जब फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, स्लैश बर्निंग करते हैं, प्लस ठंड के टाइम पे वहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देती हैं दिल्ली में। तो दिल्ली ऐसी चीज़ें मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी जगह देखी जा रही हैं। इस साल अभी आपने फेस किया होगा, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज में हमने देखा कि इस साल हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हुआ है प्लस ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के अलावा जैसे अगेन हम दिल्ली का अगर यमुना का केस लें तो यमुना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो अब वो क्यों हुई है? बिकॉज जैसे दिल्ली की पहली चीज़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो पॉपुलेशन का जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो भी आके यमुना में मिल जाता है, तो दैट पॉल्यूट्स यमुना एज वेल। तो यही सेम केस मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें बहुत सारी रिवर्स के साथ देखने मिलता है। हमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ होने की वजह से और गाड़ियों के नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, ट्रीज़ के कट डाउन होने की वजह से, एसीज रेफ्रिजरेटर्स के यूज़ होने की वजह से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। प्लस साउंड पॉल्यूशन भी अगर हम देखें तो गाड़ियों की वजह से भी बढ़ रहा है, और जो हम आजकल डीजेज वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ में जो साइलेंसर्स होते हैं वो कुछ उस तरीके से यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली नॉइस पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि इस साल इतने एक्सट्रीम हीट वेव्स गई हैं कि लोग उसको विथस्टैंड नहीं कर पाए, ऑब्वियसली बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। अब ये सेम चीज़ यूरोप में भी स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कहीं पर ड्रॉट की कंडीशन आ रही है तो कहीं पर फ्लड की कंडीशन आ रही है, कहीं पर एक्सट्रीम विंटर्स हो रहे हैं तो कहीं पर एक्सट्रीम समर्स हो रहे हैं। प्लस वो जो जैसे दिल्ली में अगेन वाटर की इस साल बहुत वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बेंगलुरु में इस साल वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यूएन के अंदर एक बॉडी बनी थी जो कि इंडिया में भी फिर सेम चीज़ रेप्लिकेट हुई थी, क्योंकि यूएन ने एक अपना मतलब यूएन कन्वेंशन के अंडर उन्होंने निकाला कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए, ग्लेशियर्स नहीं पिघलना चाहिए और इस तरीके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो फिर इंडिया ने भी एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था CPCB। CPCB का मतलब क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस और पावर्स हैं? पहला, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स, मतलब पहली चीज़ जिनको आपने रिक्रूट किया है वो आपके ऊपर आप उनको ट्रेन करोगे। अब ट्रेन किस चीज़ के लिए करना है? जैसे कि एक आपने सबने सुना होगा चिपकू मूवमेंट। अब चिपकू मूवमेंट बहुगन समाज ने किया था, तो वहाँ के लोगों को पता था कि भाई कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उससे हमारा जो नेचर का एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस्ड आउट रहता है। जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं थोड़े बहुत बैलेंस्ड आउट हो जाते हैं वहाँ से। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्राइबल ग्रुप था जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया। अब वो प्रोटेक्ट क्यों कर पाए? बिकॉज दे न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। तो सेम चीज़ के लिए आपको ट्रेन करना है पहले अपने ऑफिशियल्स को, और फिर वो जाके मासेस को कम्युनिकेट करेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। जैसे कि अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि भोपाल में अभी 1290 ट्रीज को कट डाउन करा जा रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जिसके अगेंस्ट में भोपाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, NGOs ने प्रोटेक्ट किया, और फाइनली ये डिसीजन आया है कि वो 1290 ट्रीज को कट नहीं किया जाएगा और उसके जगह मतलब जो प्रोजेक्ट वहाँ पे होने वाला था अब उसके लिए दूसरी जगह को रिलोकेट किया जाएगा। तो ये क्यों हो पाया? बिकॉज पहले चीज़ आपने लोगों को एजुकेट किया, अवेयरनेस क्रिएट करी, तो जब लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई तो लोगों ने रोड पे आके उसके अगेंस्ट में उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेस्ट भी करे। फिर नेक्स्ट है कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल डेटा। ये अगेन CPCB का काम है कि कितने साल मतलब जैसे दिल्ली का आपको एक एवरेज पॉल्यूशन मिल जाएगा कि वहाँ पे गर्मियों में, ठंडों में, बरसात के टाइम पे कितना पॉल्यूशन होता है,
सिर्फ दिल्ली का नहीं, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह आपको डेटा मिल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, टेम्परेचर में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, बारिश में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, ये जो सडन चेंजेस क्रिएट होते हैं एटमॉस्फेयर में या फिर एनवायरनमेंट में, वो उसके टेक्निकल डेटा आपको सारे के सारे मिल जाएंगे CPCB के बोर्ड के अंडर। एंड लास्ट इज गाइडलाइंस रिलेटेड टू ट्रीटिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। मतलब पहली चीज़ जो आपके पास वेस्ट है, पहला चीज़ उसका जैसे सेग्रीगेशन आजकल हम लोग करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उन दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करना है। तो इसका बहुत सारे कैंपेन्स चले और लोगों को एजुकेट किया गया। फिर इनका जो कलेक्शन हुआ, जैसे कि आजकल हम डंप नहीं करते हैं कहीं पे, कॉलोनीज़ में पहले डंपिंग की जगह बनाई जाती थी। आजकल क्या होता है कि घर से आके वो पिक करके आते हैं ताकि वो एक जगह पे कचरा इकट्ठा ना हो, बिकॉज से अगेन बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो उसको फिर सेग्रीगेट करना, फिर सेग्रीगेट में से जिन चीज़ों को आप ट्रीट कर सकते हो उनको ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना, और फिर जो चीज़ आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मेडिसिनल वेस्ट में आप इंजेक्शंस ले लीजिए, जिसको आप सेग्रीगेट करके ट्रीट नहीं कर सकते हो, आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो अब उसको सेफ तरीके से कैसे डिस्पोज करना है इसके लिए भी एजुकेट किया जाता है और फिर इसकी गाइडलाइंस भी बनाई जाती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, तो अब दो चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को फोकस किया जाता है, पहला फॉरेस्ट और दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो पहली चीज़ अगर हम फॉरेस्ट देखें तो इंडिया का अगर हम 1970s में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40% इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आया करता था। बट ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर फार्म लैंड्स को भी इंक्रीज करना पड़ा, तो उसके लिए फॉरेस्ट कट करे। फिर लोगों के रहने के लिए जगह बनाई, अर्बनाइजेशन हुआ तो आपने सिटीज़ बनाई, इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाए, तो उसके लिए अगेन बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है वो बहुत ट्रिमेंडसली डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सडन इम्पैक्ट दिख रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर। तो इस वजह से फॉरेस्ट को जो है ना वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था और उसमें से एक फॉरेस्ट जो कैटेगरी होती है, जो कि हम ए ग्रेड कैटेगरीज मानते हैं फॉरेस्ट की, जो कि जनरली ग्रीन हाउस फॉरेस्ट जो कि डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो कि पूरे साल एज इट इज रहते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैटेगरी बनाई थी जिसमें किसी भी तरीके की एक्टिविटीज अलाउड नहीं रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो फॉरेस्ट का एरिया है वो ही बच जाता है, प्लस जो उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, दैट इज इंक्लूडिंग फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग, तो उसको भी आप इजीली प्रिजर्व कर सकते हो। तो आपकी 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक कैटेगरी जो कि एकदम थर्ड कैटेगरी में आती है, जिसमें जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि वो वहाँ जाके रह सकते हैं, वहाँ से टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, पेड़ को कट नहीं कर सकते, वो फार्मिंग और एनी अदर इलीगल प्रैक्टिसेस, हंटिंग नहीं कर सकते वो लोग वहाँ पे, बट स्टिल वो लोग टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जैसे जो कि कॉटेज इंडस्ट्री को काम आते हैं, तो ताकि उनका लाइवलीहुड भी चलता रहे, प्लस उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि अब उनके ऊपर है कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को उनको प्रिजर्व करना है, बिकॉज दे नो देयर लैंड बेटर, क्योंकि वो लोग सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज दे नो देयर लैंड बेटर, तो वो लोग उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब कुछ बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड जो हमारे एरियाज थे, जहाँ पे एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ था या फिर एंडेंजर्ड हमारे ट्रीज और प्लांटेशन थे, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, जो कि आज इंडिया में टोटल 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से एक आप फॉर श्योर आप सबने सुना होगा जो कि पचमढ़ी है, एक आपने शायद सुना होगा अभी रिसेंटली बहुत नाम में था जो कि मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो ऐसे करके टोटल इंडिया में 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनका काम क्या है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। वो सिर्फ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को फोकस नहीं करते हैं, बट वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पचमढ़ी वाला जो एरिया है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको शायद पता हो कि वहाँ पे वेल्स बहुत सारी हैं, तो आप सिर्फ है ना वहाँ पे वेल या फिर एक जगह पे फॉरेस्ट को बचा नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने पचमढ़ी का पूरा फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन कर दिया, वहाँ के हिल्स खत्म कर दिए, तो फॉरेस्ट के मतलब जंगली जानवरों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, वहाँ पे टाइगर फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे टाइगर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या करते हो कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाएगा, चाहे वहाँ पे फूड चेन में आप किसी भी सिस्टम पे लाई करते हो, चाहे आप ट्री हो, चाहे आप वहाँ पे सबसे ऊपर ट्री टाइगर या वल्चर लेवल पे आ रहे हो, आप सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा उस इकोसिस्टम के अंडर। तो इस तरीके से टोटल इंडिया में 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।